हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की बैंड मॉडल, बॉन्ड मॉडल की, और उसके बाद हमने डिस्कशन किया इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जब ऑब्वियसली हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की इन वैक्यूम, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास रेस्ट मास के इक्वल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है अगर मूवमेंट में, तो ऑब्वियसली उसका जो मास होगा वो रेस्ट मास के ही बराबर होगा। लेकिन ऑब्वियसली जब सिलिकॉन सॉलिड की हम बात करें तो वहाँ पर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, एटम्स ये सभी प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होता है, और उस नए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी हमने चर्चा लास्ट क्लास में की। आज हम थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ही हमने सिलिकॉन सॉलिड कंसिडर किया और सिलिकॉन सॉलिड को अगर आपने थर्मल एनर्जी दी तो वहां पर क्रिएट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ओके, ये बात हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी तक के डिस्कशन से समझ ली है। आज हम बात करेंगे उन फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स के मूवमेंट के बारे में, यानी कि जब भी हम उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यानी कि थोड़ा सा आज हम फोकस करेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ होल। ये कैसे आया और इस कॉन्सेप्ट में किस तरीके के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हमेशा कीप इन माइंड हमको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हम इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे इफेक्टिव मास ऑफ होल एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज, जैसे मान लीजिए हमने कंसिडर किया कोई एक सिलिकॉन सॉलिड, सपोज दैट दिस इज। अब इस सिलिकॉन सॉलिड में अगर आप ऑब्जर्व करें तो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर सभी सिलिकॉन एटम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां सभी सिलिकॉन एटम्स कनेक्टेड हैं। अब मान लीजिए आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से ही, हालांकि डिस्कशन में कर चुका हूं, जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो इस पूरे सिलिकॉन एटम को थर्मल एनर्जी मिली। इस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा दोस्तों, यहां पर ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड को छोड़ के चला जाएगा। तो वंस इलेक्ट्रॉन विल बी मूव फ्रॉम दिस कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहां पर क्रिएट हो जाएगा एक वैकेंसी, और उस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया वो एक्चुअली कहां पर गया, ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके गया है कहां पर, इंटर एटॉमिक स्पेस में। इस इंटर एटॉमिक स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसे बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। सो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन आया है गाइस, इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। लेट मी राइट इट हियर, इसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट हुआ है इसका नाम है होल। ओके, दिस इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड इज व्हाट, होल। ये कब हुआ है, ये हमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ऐसा हुआ। अब इसी बात को अगर मैं बैंड मॉडल के थ्रू आपको कन्वे करना चाहूं तो आप बोलेंगे कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे बैलेंस बैंड में, आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, तो थर्मल एनर्जी के मिल जाने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके पहुंच गए कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा वही क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये हमने इसी चीज को हमने कैसे समझा, हमने इसी चीज को समझा बैंड मॉडल से। ओके, बेसिकली मैं एक रिकॉलिंग आपको कर रहा हूं बैंड मॉडल की, क्योंकि अब हम एक ही तरीके के मॉडल पर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, दोनों मॉडल को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, बट जहां जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे इन दोनों मॉडल्स में से कोई हम एक यूज कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोनों बातों का एक ही मतलब है। मैंने बोला बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कंडक्शन बैंड में टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसका यही मतलब है कि कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इंटर एटॉमिक गैप में या फ्री स्पेस में यहां पर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं जब हम इस
सेमीकंडक्टर मटेरियल के टर्मिनल्स पर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, व्हेन वी कनेक्ट द सप्लाई अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल, देन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। मान लीजिए हमने यहां पर एक एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट की, वी सप्लाई। अब ऑब्वियसली आपने प्लस माइनस सप्लाई कनेक्ट की है, तो सप्लाई का काम है सेमीकंडक्टर मटेरियल के टर्मिनल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना। सो यहां से जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ई वेक्टर से इसको दिखा रहा हूं। दिशा इसकी हमेशा कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दिया। अब यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट कैसे होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा जान लेते हैं। और यहां पर जो इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है उसका मूवमेंट कैसे होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर करी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, या कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की। क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट? हमने ये चीज समझ ली है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कैसे हुआ, बात समझ चुके हैं आप। कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब मान लीजिए एक सिचुएशन मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कैसे मूव करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक रैंडम फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सपोज मैंने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैव टेकन। यूनिफॉर्म मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब जगह सेम है, इस तरीके का। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया, सपोज दैट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी अप्लाई होता है तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। ये किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स अगर हम जानना चाहें ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। यानी कि फोर्स ऑन द चार्ज इज इक्वल टू क्यू ई। ई इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना है, कैपिटल ई है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा, बिल्कुल। एफ वेक्टर यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू ई, सही लिखा है, बिल्कुल। अच्छा, आप एक चीज जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है मतलब एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, मैं बोल सकता हूं इसको, या मैं ऐसे लिखूं, इज दिस करेक्ट और नॉट, माइनस ऑफ ई इंटू ई वेक्टर। तो दोस्तों, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा? इज दिस स्टेटमेंट वैलिड और नॉट? देखिएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस ई इंटू ई। इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मतलब हमने ये बात समझी यहां से कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसी बात को अगर मैं मटेरियल में आपसे बोलूं तो आप बोल सकते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा। यस और नो? मूवमेंट करना शुरू करेगा, नहीं करेगा, स्लो मूवमेंट करेगा, वो सेकेंडरी थिंग है। द प्राइमरी थिंग इज, हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आपको जो चीज दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब भी हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के टर्मिनल्स पर सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो किस तरफ होता है, बोलो, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल यहां से है और इधर से इधर ये मूवमेंट करना शुरू कर देगा। बोलचाल की भाषा में अगर इस चीज को जानना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ये है, सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। बहुत आसान, जो 12th क्लास की 11th क्लास की भाषा होती है उसमें अगर हम समझें तो यहाँ पर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई देती है रिपल्सन फोर्स। अंडरस्टूड? ये एकदम से बिल्कुल
एज ईजी एज पॉसिबल लैंग्वेज हो गई। दूसरी, अगर हम यहाँ से थोड़ी सी फॉर्मल तरीके से समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर होगा। सो ऑब्वियसली जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप एक फॉर्मूला और अच्छी तरीके से जानते हैं, सिंस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने डिस्कस किया, एम स्टार इज इक्वल टू ए, याद आ रहा है आपको? स्टार इज वॉट, एम स्टार इज वॉट, या एम ई स्टार बोल देता हूं मैं। एम स्टार इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम स्टार क्या है गाइज यहां पर? इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस है कि हम इन दोनों को अगर बराबर करें, क्योंकि ये भी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये भी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है। ये है वो कारण जिससे फोर्स लग रहा है, और ये है उस फोर्स का वैल्यू, एक तरीके से हम बोले जो रिजल्ट आ रहा है वो। तो क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि दिस एम स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ई? ओके, तो क्या आप बोल सकते हैं कि जो एम स्टार ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ये होगा। ओके, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बढ़ाया जाए, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा? मतलब क्या हम ऐसे समझें, मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव मास क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, तो ये हमने यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रियलाइज किया, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एम स्टार ऑफ ई इंटू ए। अब इसी बात को हम, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर अभी इसको डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, ओके, या सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए जाने पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अब हम इसी बात को बैंड मॉडल से भी रिलेट करके समझ सकते हैं। डेफिनेटली आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंच गया बेसिकली कहां पर? कंडक्शन बैंड में। या हम ऐसे बोलें कि जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में प्रेजेंट थे, टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर वो पहुंच चुके हैं कहां पर? कंडक्शन बैंड में, जिसे हम बोल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसी ऑब्जर्वेशन को कुछ ऐसे समझें, सपोज जैसे मान लीजिए आपने ये कंसीडर किया लाइक दिस एंड हियर, अब हमने यहां पर ड्रॉ किया, दिस इज सपोज वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया कहां से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहां पर? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम इसे क्या बोलेंगे गाइस? इसे हम बोलेंगे दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो रैंडम होगा अनटिल अनलेस हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें। मान लीजिए अब आपने यहां पर इसके टर्मिनल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, हियर ऑन द टर्मिनल ऑफ सेमीकंडक्टर। ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर के टर्मिनल्स पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो एज यूजुअल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने इधर अप्लाई किया है तो कंडक्शन बैंड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा कंडक्शन बैंड में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई आपको? अब हम इस चीज को आगे चल के कंडक्शन ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर समझेंगे, तब आप उस चीज को और अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस टर्मिनल या नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और इस तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो को कंट्रीब्यूट करता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? होल की। होल का मूवमेंट किस तरीके से होगा? सपोज दैट हमने वंस अगेन सिमिलर सिचुएशन कंसीडर करी, जैसे हमने यहां पर अभी ऑब्जर्व किया मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? जो
इलेक्ट्रॉन इंटर एटॉमिक स्पेस में पहुंच चुका है, अगर हम सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं दूसरा यहां पर जो एलिमेंट क्रिएट हुआ है, इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं होल्स। तो गाइस, दिस इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स कोवैलेंट बॉन्ड। ऑब्वियसली इस इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर टेंडेंसी है कि कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो। अब हम एक चीज बोल सकते हैं कि यहां पर इसके जो नियर बाय सिलिकॉन एटम्स हैं, नियर बाय सिलिकॉन एटम्स जिनके पास कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर इन सिलिकॉन एटम्स को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करने की टेंडेंसी इनमें होगी। अच्छा, वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बेसिकली, या हम जब सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी टू द सेमीकंडक्टर, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से जो नियर बाय कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। मान लीजिए ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इस कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर इस इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड में पहुंच गया। तो जैसे ही यहां पर ये पहुंचेगा तो आप बोल सकते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, बट सेम टाइम हियर वैकेंसी, या हम एक तरीके से बोले इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इतना? यहां तक की बात क्लियर है सभी को? हमने क्या बोला? व्हेन वी प्रोवाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी कनेक्ट एक्सटर्नल सप्लाई टू द सेमीकंडक्टर टर्मिनल। सेमीकंडक्टर टर्मिनल्स पर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मींस वी आर प्रोवाइडिंग सम एक्सटर्नल एनर्जी। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और नियर बाय इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड को फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ओके, यहां से अब इस जगह पर होल क्रिएट हो गया। तो इफेक्टिवली अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड का भी मूवमेंट हो रहा है। यस और नो? देखिए, जैसे यहां पर था इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड, अब कहां पहुंच चुका है? यहां पर पहुंच चुका है। मान लीजिए अब थोड़ा सा और आपने नोटिस किया यहां से कि आफ्टर इंक्रीजिंग सम मोर इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पर आ गया। अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो होल कहां क्रिएट हो जाएगा? यहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो होल्स का मूवमेंट है वो होना शुरू हो चुका है? दिस मूवमेंट ऑफ होल विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द करंट फ्लो। होल्स का मूवमेंट भी सेम टाइम करंट फ्लो को कंट्रीब्यूट करेगा डेफिनेटली। समझिएगा कैसे? जैसे मान लीजिए हम एक चीज जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे। अभी हमने बात की इन कोवैलेंट बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस तरफ जाएगा? नेचुरली वो भी कहां जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जाएगा डेफिनेटली। तो जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, क्या वो जहां से जाएगा वहां पर होल क्रिएट करेगा? तो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो होल का मूवमेंट हो गया अपोजिट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो होल्स का मूवमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जैसे मैंने यहां पर अभी बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करते हैं। लेट्स मेक द हेडिंग फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ होल।